नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गायत्री गहलोत ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीए बीएड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड बेसिक एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन यानी शिक्षा के संप्रेषण के आधार, ये हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट से। और हमारा पहला यूनिट है जिसका टॉपिक है शिक्षा, उसकी अवधारणा, अर्थ एवं प्रकृति यानी एजुकेशन, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नेचर। सबसे पहले हम लेंगे शिक्षा की अवधारणा यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द है एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति के लिए लोग प्राचीन काल से ही इस पर विचार करते आ रहे हैं, लेकिन सर्वप्रथम लोगों ने एजुकेशन को लैटिन भाषा का मूल शब्द कहा है, यानी लैटिन भाषा का दो वर्ड एडु प्लस केयर, जो एजुकेशन शब्द दोनों से मिलकर एजुकेशन शब्द मिला है। एडुकेटम शब्द दो मूल शब्द ए तथा डुको, ए यानी एडु, ए तथा डुको के योग से बना है। ए का अर्थ है अंदर से और डुको का अर्थ है बाहर निकाला, यानी मनुष्य की जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, जो मनुष्य के अंदर ही है, उन शक्तियों को बाहर निकालना ही एडुकेटम है। तो एजुकेशन के इस मूल शब्द से यह अभिप्राय है कि शिक्षक द्वारा छात्रों की अंतर्निहित जो शक्तियाँ हैं उसको प्रस्फुटित होने में सहायता करना, यानी बच्चे के अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना जो उसके अंदर ऑलरेडी है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य जानवर की प्रवृत्ति से हटकर मनुष्य बनता है। बिना शिक्षा के व्यक्ति मनुष्य नहीं रह जाता, या बालक मनुष्य नहीं रहता, बल्कि वह जानवरों की श्रेणी में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जानवर है, खाते पीते उठते बैठते सोते वो भी है, लेकिन उन लोगों में ये शिक्षा की शक्ति या शिक्षा का वो जो गुण है वो जानवर प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन व्यक्ति में शिक्षा का वो गुण पाया जाता है जो इसके अपने सीखने का या सिखाने का, जिससे व्यक्ति अपने अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालता है और पढ़कर वह जानवर से हटकर मनुष्य की श्रेणी में आता है। अर्थात अध्यापक का कार्य है कि मानव की अंतर्निहित शक्तियों को बालक के बाहर निकालना, उसको प्रस्फुटित करने में सहायता प्रदान कर। छात्र या बालक अपन जो कहें, छात्र के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ होती है, मानसिक शक्तियाँ। ये मानसिक शक्तियाँ छात्र के अंदर सुषुप्तावस्था में रहती है, और उन शक्तियों को जो सुषुप्तावस्था में उनको जगाने का कार्य, उनको छात्र के अंदर से बाहर निकालने का कार्य शिक्षा करती है। लेकिन एजुकेटम शब्द का अर्थ ये हो गया कि छात्र की आंतरिक शक्तियों का विकास करना, उनको बाहर निकालना, उसको विकास की ओर अग्रसर करना। लेकिन अनेक शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान लैटिन भाषा के दो शब्दों की तरफ गया। शिक्षा के लैटिन भाषा के जो दो मूल शब्द है उसके ऊपर गया कि एजुकेयर यानी EDUCERE। एडुकेयर का अर्थ है विकसित करना या निकालना, तथा दूसरा जो एजुकेयर है उसका अर्थ है बढ़ाना, प्रगति करना, उसको उठाना और विकास करना, ये चीज़। तो एडुकेयर या एडुकेटम का अर्थ हो गया आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना, या उसकी आंतरिक शक्तियों का विकास करना, या उनके आंतरिक शक्तियों को आगे बढ़ाना, उसको आगे बढ़ाकर उसका विकास करना, उसकी प्रगति करना या उसको उठाना आदि। इस प्रकार आपको शिक्षा के जो लैटिन भाषा के जो दो शब्दों से मिलकर एजुकेशन शब्द बना है उसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। शिक्षा कोई वस्तु नहीं होकर प्रक्रिया है। वस्तुतः व्याकरण की दृष्टि से शिक्षा या एजुकेशन शब्द संज्ञा है
किंतु इस दृष्टि से वह एक प्रक्रिया है। हमारी शिक्षा जो है, शिक्षा शब्द की संस्कृति की शिक्ष धातु से निकला है, जिसका अर्थ है सीखना अथवा सिखाना। इससे यही प्रकट होता है कि शिक्षा में सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया है, यानी यह एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया, जिसमें बालक को सीखना तथा उस शिक्षा को सिखाना। अब जो बालक है वह तो शिक्षा को सीखेगा और उसको सिखाने का प्रयास अध्यापक यानी टीचर करता है। यानी शिक्षा के इस माध्यम में छात्र तथा अध्यापक का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है और विशेष प्रक्रिया छात्र तथा प्रक्रिया उसकी अध्यापक की है, जिसमें सीखने और सिखाने का कार्य होता है। प्रारंभ में शिक्षा का प्रयोग उच्चतर शिक्षा के देने के लिए होता था। सायण ने ऋग्वेद में कहा कि स्वर वर्णादि उच्चारणम प्रकारो यत्र शिक्षयते उपदिश्यते या शिक्षा, यानी जिसमें स्वर्ण वर्ण आदि के उच्चारण के प्रकारों की शिक्षा या उपदेश दिया जाए वह शिक्षा है। अब मैं आपको शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के बारे में बताऊंगी, जिसको कई विद्वानों ने उसको परिभाषित किया है। जैसे शिक्षा का अर्थ उसमें बताया है कि सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना या अध्ययन करना शिक्षा है। दूसरा शिक्षा का अर्थ बताया है, शिक्षा का अर्थ है अनुशासन में रहना, नियंत्रण में रहना या अध्ययन करना। तीसरे शब्दों में हम शिक्षा का अर्थ कह सकते हैं तो शिक्षा का अर्थ अनुशासन में रहकर निर्देश देना तथा उसको नियंत्रित करना। इस प्रकार हमने शिक्षा के अर्थ के बारे में, इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में सुना। अब शिक्षा की परिभाषाओं के संदर्भ में अगर हम देखें तो शिक्षा का अर्थ अलग अलग तरीके से है। जैसे 6 प्रकार है, मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, शिक्षा का अर्थ है जन्मजात शक्तियों का विकास करना, यानी व्यक्ति के अंदर शिक्षा जो है वो जन्म से ही होती है, लेकिन उसकी जन्मजात शक्तियों को विकास करना, उसकी अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकाल व्यक्ति को एक प्रगति की ओर ले जाना शिक्षा का अर्थ है। नेक्स्ट, सेकंड जो अर्थ है वह है शिक्षा का आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में। तीसरा अर्थ है शिक्षा का जो व्यक्ति की समाज और संस्कृति से जो परिचित कराते हैं उसके रूप में। चौथा, हम शिक्षा का अर्थ बताएंगे व्यक्ति के वातावरण तथा समाज के अनुरूप बनाने के लिए। और 5वें रूप में है शिक्षा का अर्थ व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए। और 5वां है इन सब का मिश्रित अर्थ, यानी इन सब का मिश्रण, यानी जन्मजात शक्तियों का विकास, शिक्षा का आध्यात्मिक प्रक्रिया, समाज के रूप में, वातावरण के रूप में, व्यक्ति तथा समाज दोनों के सामंजस्य के रूप में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जन्म के समय बालक निर्बल तथा असहाय होता है, लेकिन उसमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान होती है। शिक्षा द्वारा इन शक्तियों का विकास किया जाता है। विकास हमेशा शून्य में नहीं होता, उसके लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। सभी शक्तियों का विकास अलग अलग नहीं होता। वातावरण में विकसित होने के लिए तत्व के साथ साथ जैसे मस्तिष्क की मांसपेशियों का काम करना, मस्तिष्क की पेशियाँ जो है अंदर वो भी कार्यरत रहती है। हमारा शरीर जो है वह विकसित होता है, साथ ही हमारे शरीर के अंदर मन मस्तिष्क के साथ मानसिक विकास भी होता है तथा सभी पक्षों तथा अंगों विकास का तालमेल जो समन्वय होता है वह एक दूसरे की जो शक्तियाँ होती है सुसंबद्ध होकर पुष्ट तथा शक्तिशाली रूप से व्यक्तित्व के रूप को प्रकट करती है शिक्षा। इस प्रकार शिक्षा का जो 6 अर्थ अभी मैंने ऊपर अलग अलग मीनिंग के रूप में बताया, उसका सार यही है कि अलग अलग वातावरण, मन मस्तिष्क से विचार और शरीर का शारीरिक विकास कर एक दूसरे अंगों के साथ तालमेल बनाकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावशाली तथा सरल रूप में उसको प्रकट करना। अब आती है शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा में मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि सुकरात की परिभाषा।
सुकरात ने शिक्षा का अर्थ व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संस्कार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाने का कार्य शिक्षा करती है। इस प्रकार दूसरे जो लेखक है एडिसन ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा कि शिक्षा का अर्थ मनुष्य की जन्मजात शक्तियाँ तथा स्वाभाविक समरूप शक्तियों का प्रगतिशील विकास है। अब रॉस ने अपने शब्दों में कहा कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वाभाविक प्रवृत्तियों को समुचित दिशा में मोड़कर समरूप तथा उसमें एक रास्ता लाकर उसमें सामंजस्यपूर्ण उत्पन्न करके उसको उन्नयन यानी उसका विकास करने का कार्य करती है। और गांधी जी ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के या मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा तथा उसके सर्वोत्तम गुणों को व्यक्त करना या उनके गुणों को बाहर निकालना। मेन ऑल ओवर कंक्लूजन गांधी जी की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालने का कार्य शिक्षा करती है जो जन्मजात उनमें होती है। शिक्षा के अर्थ की व्याख्या करते हुए गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा का अर्थ अक्सर ज्ञान नहीं होता, बल्कि शिक्षा एक साधन मात्र है जो हम मनुष्यों में होता है और मनुष्य बनते हैं। मात्र पुस्तकीय ज्ञान से मनुष्यत्व नहीं आता। ज्ञान के साथ साथ शरीर तथा व्यक्ति का या बालक के आत्मा का विकास होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना पुस्तकीय ज्ञान। यानी बालक के सर्वोन्मुखी विकास के लिए गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा पर बल दिया, क्योंकि वह पद्धति मस्तिष्क, शरीर तथा आत्मा तीनों का विकास करती है। साधारण शिक्षा पद्धति केवल मनुष्य के मस्तिष्क के विकास पर बल देती है, लेकिन दूसरे शब्दों में अगर गांधी जी कहे तो कहते हैं यह शिक्षा अधूरी है, क्योंकि इसमें बालक की सभी आंतरिक शक्तियों का सामंजस्य विकास नहीं होता। शिक्षक का कार्य छात्र के शरीर के भीतर जो प्रतिभा है उसको विकसित करना, उसको प्रकाश में लाना। लेकिन उन्होंने जो बुनियादी शिक्षा पर बल दिया, उस बुनियादी शिक्षा में छात्र के शरीर के साथ साथ उसका मन तथा उसके आत्मा का भी विकास होता है। गांधी जी के विचारों को देखते हुए पेस्थोलॉजी ने अपनी शिक्षा को परिभाषित किया। पेस्थोलॉजी ने कहा कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का प्राकृतिक समन्वय तथा प्रगतिशील विकास है। रूसो कहता है कि शिक्षा का अभ्यंतर में छिपी हुई शक्तियों का विकास है। रूसो के अनुसार मनुष्य को प्राकृतिक शिक्षा देनी चाहिए। प्रकृति से बालक अपने आप सीखता है और शिक्षित होता है। फ्रोबेल ने कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाना होता है। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शिक्षा की परिभाषा दी, लेकिन शिक्षा का अर्थ ले देकर एक ही केंद्र पर आकर होता है कि मनुष्य या बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना, जो मानसिक शक्तियाँ व्यक्ति या बालक में पहले से ही विद्यमान है। गांधी जी ने अपने शिक्षा के विकास को उसको परिभाषित करते हुए 4H पर बल दिया है। ये 4H क्या होता है? हेड, हार्ट, हेल्थ एंड हैंड। यानी व्यक्ति का दिमाग, उसका हृदय, व्यक्ति की हेल्थ यानी उसका स्वास्थ्य तथा उसके हाथ। यानी शिक्षा की मीनिंग को उन्होंने द मीनिंग ऑफ एजुकेशन देखा तो 4 भागों में एक यानी 4H के रूप में उनको अलग किया। उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल के बीच में लिखेंगे शिक्षा का अर्थ। सबसे पहले हम लिखेंगे शिक्षा में क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ हैंड। यानी यहाँ पर व्यवसाय करने की क्षमता का प्रतीक जो गांधी जी ने बताया है, यानी हस्तकला यानी बुनियादी शिक्षा पर बल दिया, उसमें व्यक्ति का हाथ सबसे पहले कार्य आता है। दूसरा होता है हृदय, यानी आधुनिक शिक्षा, हार्ट, जो आधुनिक शिक्षा में व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष पर जो विशेष बल दिया उसमें हार्ट का विशेष स्थान है। तीसरा व्यक्ति का मस्तिष्क यानी हेड, पहले हैंड कहा था मैंने,
अब आ गया हेड, यानी जो मस्तिष्क में जो व्यक्ति के जो बालक के जो मन में अंदर पहले से ही मानसिक शक्तियाँ विद्यमान है, उनके दिमाग का विकास करना और मानसिक शक्तियों को बाहर निकालना, जिससे मनुष्य की मस्तिष्क तथा उसकी मांसपेशियाँ कार्य करती है, जिससे व्यक्ति का जो दिमाग है उससे बाहर काम में लेकर उस शक्ति को बाहर लाकर उठाना, अंदर से बाहर लाना या उसको विकास करना, प्रगतिशील करना। चौथा जो होता है वो है हेल्थ, यानी स्वास्थ्य का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ। शिक्षा के विकास के लिए या शिक्षा के लिए बालक के स्वास्थ्य का विकास होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर स्वास्थ्य दुर्बल होगा या व्यक्ति स्वस्थ ना होकर बीमार होगा तो वह कभी भी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता या शिक्षा के आगे उसका विकास नहीं कर सकता, क्योंकि स्वास्थ्य दुर्बल होने के कारण मस्तिष्क, हृदय तथा उसके हाथ का उचित रूप से निर्माण नहीं हो सकता, जिस कारण शिक्षा व्यक्ति बालक दबावा रहता है, दबंग नहीं बन पाता, वो अंदर ही अंदरहीन भावना से ग्रस्त होता है। तो व्यक्ति के कहते हैं शिक्षा के विकास के लिए उत्तम स्वास्थ्य का होना आवश्यक है। इस प्रकार जो गांधी जी ने बुनियादी हस्तकला, हस्त शिक्षा के रूप में जिस तरीके से उनको परिभाषित किया, जिसमें उन्होंने 4H का इस्तेमाल किया, तो बच्चों आपको यहाँ पर 4H का महत्व समझ में आया। सबसे पहले व्यक्ति का दिमाग, हेड, फिर आ गया व्यक्ति का हाथ यानी हैंड, फिर आ गया हार्ट यानी व्यक्ति का हृदय, और फिर आ गया हेल्थ यानी व्यक्ति के स्वास्थ्य का विकास। इस प्रकार 4H मिलकर, यानी चारों जो हृदय, हार्ट और व्यक्ति का कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, दिमाग, इन चारों से मिलकर जो शिक्षा की प्रवृत्ति को हम बाहर निकालते हैं, शिक्षा के आंतरिक विकास को, वह शिक्षा का उस तरीके से गांधी जी ने आंतरिक रूप से शिक्षा के बाहर निकालने के काम को यह एक परिभाषा में उन्होंने 4H के रूप में परिभाषित किया। अब आता है शिक्षा का संकुचित या व्यापक अर्थ। शिक्षा के संकुचित अर्थ को लेकर टी रेमोंट ने अपनी परिभाषा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा या कानून की भाषा में किया जाता है। उसमें शिक्षा में व्यक्ति के व्यक्तित्व के आत्मविकास तथा उसके वातावरण के सामान्य प्रभावों में उसका कोई स्थान नहीं देती। इसके विपरीत यह केवल उन विशेष प्रभावों को अपने स्थान देती है जो समाज के अधिक आयु के व्यक्ति जानबूझकर नियोजित रूप में अपने से छोटों पर डालते हैं, भले ही ये प्रभाव अपने परिवार, धर्म या राज्य द्वारा डाला जाए। इस प्रकार इन्होंने टी रेमोंट ने शिक्षा के संकुचित रूप को प्रकट किया। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा की प्रकृति तथा उसके प्रकार। यानी देखो, एक बात बताती हूँ मैं आपको, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यानी शिक्षा व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती है। व्यक्ति अगर 99 साल का हो जाए, 100 साल का हो जाए, तो भी वह सीखता है। यानी सीखने का कोई उम्र नहीं होती, लर्निंग यानी अधिगम की कोई उम्र नहीं होती, शिक्षा की कोई प्राप्त करने की उम्र नहीं होती। एक छोटा बालक, छोटे से छोटा बालक बड़े को सिखा सकता है और बड़े बुजुर्ग तो बच्चों को सिखाते ही है। यानी हिंदू दर्शन के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ होकर बच्चे के माता पिता के गर्भ में ही बालक सीख लेता है। बालक माता के गर्भ में सीखता है। इसका एक मैं उदाहरण आपको दूँ। महाभारत में आपने देखा होगा कि अभिमन्यु ने अपने माता के गर्भ में ही सीखा था तो चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना, लेकिन जो अंतिम का वो नहीं सुन पाया, इस कारण चक्रव्यूह में ही फंसने से अभिमन्यु की मृत्यु हुई। यानी महाभारत के अनुसार अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को वेदना अपनी माता सुभद्रा के गर्भ से ही सीख लिया था, जो जीता जागता उदाहरण है कि बालक जो होता है अपनी माता के गर्भ से ही सीख लेता है। यानी गर्भाशय से लेकर मृत्यु पर्यंत तक शिक्षा को
शिक्षा की कहते हैं ना एक सतत प्रक्रिया जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। शिक्षा एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा को जैसे जैसे मनुष्य अंदर अपनी निहित शक्तियों को बाहर निकाल कर सीखता है, उसको आत्मबल से सीखता है तो उसका विकास होता है। इसी प्रकार गांधी जी ने जो अभी बुनियादी शिक्षा पर, हस्तकला पर 4H वाला जो सिस्टम बताया, शिक्षा के अर्थ अभी मैंने समझाया था, उससे भी व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास के लिए उस शिक्षा की परिभाषा दी है। फिर कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया में क्या होता है, जिसमें एक तरफ छात्र होता है, दूसरी तरफ शिक्षक होता है। छात्र को सीखने का कार्य और शिक्षक का कार्य छात्र को सिखाने का। इसमें क्या होता है कि छात्र और अध्यापक होता है, तो एक तरफ अध्यापक बोलता है, दूसरी तरफ छात्र सुनता है। पहली तरफ अध्यापक जो है छात्र को सिखाने का कार्य करता है और छात्र सीखने का कार्य करता है। लेकिन धीरे धीरे कहा है कि शिक्षा द्विमुखी नहीं, वह त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब त्रिमुखी यानी ट्रायंगल शेप में अगर शिक्षा को हम देखें तो त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा है कि छात्र तथा अध्यापक के साथ में उसका कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम होना भी ज़रूरी है। यानी विषय कंटेंट, जब कंटेंट नहीं हो गया तो छात्र पढ़ेगा क्या और सीखेगा क्या। एक तरफ छात्र जिसका केंद्र बिंदु होता है, दूसरा होता है अध्यापक। छात्र को अध्यापक सिखाता है, छात्र सीखता है। तीसरा पढ़ने वाला क्या होता है, पाठ्यक्रम यानी विषय तथा उसका कंटेंट। यानी एडम्स और जॉन ड्यूवी की बात करें तो उन्होंने कहा कि शिक्षा को द्विमुखी के बदले त्रिमुखी कहना ज़्यादा सही है। इसमें शिक्षक छात्र के अलावा सामाजिक तत्वों से भरपूर इसके प्रभाव पड़ने वाले पाठ्यक्रम या विषय का होना ज़रूरी है। फिर धीरे धीरे शिक्षा को त्रिमुखी कहने के बाद में शिक्षा की प्रक्रिया को, इसके नेचर को बताते हुए कहा कि शिक्षा एक पंचमुखी प्रक्रिया है। 20वीं शताब्दी के अंत तथा 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में शिक्षा को क्या कहा, पंचमुखी प्रक्रिया, जिसमें शिक्षा में सबसे पहला होता है छात्र, दूसरा वर्तमान में जो उसकी भविष्य की मांगें होती है वह, तीसरा होता है उसका विषय जिसमें जो पाठ्यांतर की क्रियाएं होती है यानी कैरिकुलम होता है वो, चौथा होता है जनसंचार और पांचवा होता है शिक्षक, जो इन सब को मिलाकर एक केंद्र शिक्षा के रूप में उसको सिखाने का कार्य करता है। इस प्रकार हमने शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का नेचर यानी उसकी प्रकृति तथा उसकी प्रक्रिया के बारे में आज हमने सीखा। अब मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी कि शिक्षा का नेचर जो कहते हैं कि शिक्षा विज्ञान है अथवा कला है। तो शिक्षा का विज्ञान तथा कला के रूप में क्या क्या अवधारणा। शिक्षा अपने आप में एक विज्ञान है जहाँ शिक्षा कला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी शिक्षा एक कला के रूप में। शिक्षा के एक कला के रूप में मैं परिभाषित करते हुए उसकी एक विशेषता को बताऊंगी कि शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वह, शिक्षा में सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों ही पहलू होते हैं। एक कार्य विशेष को करने के लिए तथा सिद्धांतों के साथ साथ उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षा का कार्य अति आवश्यक है। कला यह सिखाती है कि कार्य को कैसे प्रभावी किया जाए। इस प्रकार शिक्षा के अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्व उद्देश्य को प्राप्त करना एक कला है। दूसरा है व्यक्तिगत कुशलता, यानी जो पर्सनल स्किल होती है वो। कला व्यक्तिगत कुशलता पर निर्भर करती है, इसीलिए प्रत्येक कलाकार का कार्य है उसको अलग अलग तरीके से उसको प्रस्तुत करना। यानी सामान्य तकनीकी ज्ञान या योग्यता होने पर कलाकार की कार्य कुशलता और उसकी सफलता भिन्न भिन्न होती है। यह सब कुछ व्यक्तिगत कुशलता पर निर्भर करती है कि उसको किस तरीके से उसको आप आगे प्रस्तुत करते हो। नंबर 3 है आपके असार्थक परिणाम। वांछित तथा सार्थक परिणाम पाने के लिए चातुर्य के व्यवस्थित उपयोग का नाम कला है। और चौथा पॉइंट होगा अपना सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। और लास्ट में उसको कला का उदाहरण देने के लिए है निरंतर अभ्यास द्वारा सुधार।
शिक्षा में हम निरंतर अभ्यास द्वारा अपने आप में सुधार करते हैं। जैसे एक बालक एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो उसके लिए बालक को देखना ज़रूरी है, अध्यापक को, कि इसका विकास कहाँ तक हुआ या कहाँ तक इसका प्रोग्रेस हुआ, किन नंबरों से वह पास हो रहा है, छात्र कैसा है, मंद बुद्धि है, सामान्य है, एवरेज है या उससे आगे जीनियस है, या बच्चा बहुत ही अति जीनियस है। तो इस तरीके से निरंतर अभ्यास द्वारा सुधार करने का प्रयास ही शिक्षा है। अब मैं आपको बताऊंगी शिक्षा एक विज्ञान के रूप में। शिक्षा को विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करते हुए मैं कहूँगी शिक्षा व्यवस्थित तथ्यों के ज्ञान का समूह है। शिक्षा निरीक्षण तथा परीक्षण पर आधारित एक सिद्धांत है। शिक्षा के कारण और परिणाम के संबंध में हम कहें तो कारण और परिणाम में उसमें संबंध स्थापित किए जाते हैं, जिसमें विशिष्ट समस्याओं के समाधान हेतु छात्रों को समाधान को पूरा करके छात्रों का परिणाम प्राप्त किया जाता है। चौथा है अपने सार्वभौमिक सिद्धांत यानी यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जिसमें वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं, जिसको अपन कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ यानी एक सार्वभौमिक सत्य। आधिकारिक परिस्थितियों में प्रत्येक जगह एक ऐसा परिणाम देते हैं, जैसे शिक्षा के सिद्धांत में विज्ञान के सिद्धांतों की तरह वही सार्वभौमिक भी होते हैं। और परिणामों के पूर्वानुमान की संभावना, जैसे कि वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके परिणाम प्राप्त किए जाते हैं, उसी प्रकार शिक्षा किसी विशेष सिद्धांत को लागू करने या उसको प्राप्त करने वाले संभावित परिणामों का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं कहूँगी आपको कि आदेश की एकता के सिद्धांत को व्यवहारिकता में लाने का पता चलता है कि वह अधीनस्थ उसको अधिकारी के आदेश के निर्देश जो मिलते हैं वह अधिक कार्यकुशल है या अधीनस्थ की तुलना में जिससे वह एक से अधिक अधिकारी है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने पढ़ा शिक्षा का अर्थ, मीनिंग और उसकी प्रकृति यानी उसका नेचर, तथा शिक्षा एक कला है या विज्ञान है, इसके बारे में हमने पढ़ा। आगे आने वाला जो अपना टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट वीडियो, वह होगा शिक्षा या द पर्पस ऑफ एजुकेशन इन स्वामी विवेकानंद, रूसो, अरविंदो घोष, यानी विवेकानंद ने या अरविंदो ने या महात्मा गांधी ने शिक्षा को किस पर्पस से आगे बढ़ाया है, उनके हिसाब से जो शिक्षा का क्या रूप है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों आज जो हमने बताया कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया और 20वीं शताब्दी के अंत तथा 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो शिक्षा का अर्थ क्रिया बताई है वो है शिक्षा एक पंचमुखी प्रक्रिया है। तो एजुकेशन यानी एडुकेयर, उससे शिक्षा का जो ऑल ओवर एक बार मैं वापस बताना चाहूँगी आपको कि अंदर से व्यक्ति की जो बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालने का कार्य शिक्षा करती है। शिक्षा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने परिभाषाओं के रूप में उसको अपने परिभाषित किया। पेस्टोलॉजी ने, फ्रोबेल ने, रूसो ने, महात्मा गांधी ने, सुकरात ने अलग अलग अपने शिक्षा की परिभाषाओं को परिभाषित करते हुए अपने विचार अलग अलग रूप में दिए। ऑल ओवर कंक्लूजन यही है कि शिक्षा सीखने तथा सिखाने का कार्य है। व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकाल उसके शिक्षा के अंदर के जो विकास है उसको करना, शिक्षा को उठाना, उसको प्रगतिशील बनाना। यह शिक्षा का मीनिंग आया। मीनिंग के बाद में अपन ने पढ़ा शिक्षा की प्रक्रिया, द्विमुखी प्रक्रिया, जिसमें छात्र तथा अध्यापक, जिसमें एक तरफ छात्र होता है दूसरी तरफ अध्यापक होता है, लेकिन विषय तथा कंटेंट उसके सामने नहीं होता है। तो द्विमुखी प्रक्रिया में केवल विद्यार्थी सुनता है और अध्यापक उसको सुनाता है, यानी एक बालक सीखने का कार्य करता है, अध्यापक उसको सिखाने का कार्य करता है। सीखने और सिखाने के जो मध्य जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास जो अध्यापक करता है वह बालक के परस्पर मध्य इंटरेक्शन के माध्यम से होता है। फिर आया अपने शिक्षा का द्विमुखी के बाद में त्रिमुखी, यानी उसका शिक्षक जो केंद्र छात्र जो केंद्र होता है पढ़ने वाला,
शिक्षक होता है उसे पढ़ाने वाला। तो शिक्षक और शिक्षा के बीच में जो कार्य वो होता है वह तीसरा जो होता है तत्व वो है ट्राइंगल शेप, यानी तीसरा जो होता है वह होता है विषय यानी पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को लेकर हमने मतलब ये क्या कहते हैं छात्र को त्रिमुखी शिक्षा की प्रक्रिया का, और फिर एंड में मैंने आपको बताई है कि शिक्षा एक पंचमुखी प्रक्रिया कब बताया, 20वीं शताब्दी के अंत तथा 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में। फिर हमने पढ़ा शिक्षा विज्ञान है अथवा कला, यानी हम ऑल ओवर निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि शिक्षा विज्ञान भी है और कला भी है। तो बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विवेकानंद के रूप में शिक्षा का अर्थ क्या, किस तरीके से उन्होंने किस पर्पज से शिक्षा का परिभाषित किया, उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया, ये हम पढ़ेंगे अपने विवेकानंद के शब्द में। तो आज का वीडियो अपना यहीं ख़त्म करते हैं। मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। बच्चों घर बैठे जो आप शिक्षा का लाभ उठा रहे हो, इस शिक्षा को आप ज़रूर पढ़ना, वीडियो को ज़रूर अपने सुनना और अपने जो डाउट है वो डिस्क्रिप्शन में लिखना, ताकि उसको आने वाले वीडियो में आपका उसको समस्या का समाधान किया जाए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। घर बैठे आपको उसको अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।